तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10 की समकालीन विश्व का चौथा पार्ट, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी द्वारा सन 1900 में प्रकाशित संगीत की पुस्तक पर यह तस्वीर छपी। तस्वीर के मध्य एक महिला को देवी के रूप में प्रगति का झंडा दिए हुए दिखाया गया है, और जिसके पैर में पंखों वाले पहिए पर टिके हैं। यह पहिया समय का प्रतीक है। तस्वीर के पीछे रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना आदि उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। दो जादूगर। इंग्लैंड प्रिंटर्स द्वारा प्रकाशित इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाई गई है। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में प्राच्य क्षेत्र यानी एशिया का अलादीन है, जो जुलाई चिराग को रगड़कर भव्य महल का निर्माण कर रहा है। तस्वीर के नीचे की ओर एक आधुनिक मैकेनिक है, जो एक आधुनिक औजारों से पुल, जहाज और गगनचुंबी बहुमंजिला इमारतें बना रहा है। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है, और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। प्राच्य। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एशियाई देशों के लिए प्राच्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदि औद्योगिकरण। इंग्लैंड और यूरोप में कारखानों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सबसे बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण उत्पादन होता था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। इसी चरण को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है, अर्थात औद्योगिक क्रांति को पूर्व काल आदि अर्थात औद्योगिक क्रांति से पूर्व का काल आदि औद्योगिकरण कहलाता है। गिल्ड्स। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे, जो कारीगरों को परीक्षण देने, वस्तुओं का मूल्य तय करने तथा अपने व्यवसाय में नए लोगों को अपने रोकने का कार्य करते थे। कॉटेजर। साझा जमीन के जलऊ लकड़ी, सब्जियां, चारा आदि बीनकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले छोटे किसानों को कॉटेजर कहा जाता है। स्टेपलर। रेशों के हिसाब से ऊन को छाटने वाला व्यक्ति स्टेपलर कहलाता है। फुलर्स। कपड़ों को समेटने वाला व्यक्ति फुलर्स कहलाता है। कॉर्डिंग। कपास और ऊन की कताई के लिए तैयार की गई प्रक्रिया को कॉर्डिंग कहा जाता है, या फिर कॉर्डिंग कहा जाता है। कारखानों का उदय, औद्योगिक क्रांति। एक, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में मानी जाती है। दो, सर्वप्रथम 1730 में इंग्लैंड के कारखाने खुले। 18वीं शताब्दी के अंत में कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। तीन, कपास नए युग का प्रतीक थी, अर्थात औद्योगिक क्रांति में कपास का महत्वपूर्ण योगदान है। औद्योगिकरण के चरण। एक, औद्योगिकरण का प्रथम चरण में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। 1840 की सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों में रेलवे का विकास के कारण लौह इस्पात उद्योग तेजी से बढ़ने लगे। दो, औद्योगिकरण के दूसरे चरण में नए उद्योग परंपरागत उद्योग को आसानी से खत्म नहीं कर सकते थे। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू हिस्सों में होता था। तीन, औद्योगिकरण के तीसरे चरण में परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव अवस्था में नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पोल्ट्री का कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनों के क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। औद्योगिकरण के चौथे चरण में प्रौद्योगिकीय बदलावों में गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर व व्यापार उनके इस्तेमाल पर सवाल पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत करने में काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना उनके आविष्कर्ताओं और निर्माताओं ने बताया था। वाष्प शक्ति और हाथ का श्रम। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया, लेकिन उद्योगपति इस शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में हिचकिचा रहे थे, जिसके कई कारण थे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। जब श्रमिकों की संख्या अधिक होती है तो वेतन और मजदूरी गिर जाती है, अतः उद्योगपतियों को सस्ता श्रम मिलने से भाप की मशीनों का कोई रुचि नहीं थी। बहुत सारे उद्योगों में मौसम के आधार पर श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी। जिन उद्योगों में मौसम के आधार पर उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, उनमें उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों से ही काम करवाना पसंद करते थे। कई उत्पादन केवल हाथ से ही
तैयार किए जाते थे। सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध नहीं थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथ से बनी वस्तुओं को अधिक महत्व देते थे। कारखानों और मशीनों का मजदूर की जिंदगी पर प्रभाव। बाजार में श्रम के बहुतायत में मजदूरों की जिंदगी प्रभावित हुई। हजारों की संख्या में लोग शहरों की ओर प्रवास करने लगे। शहरों में रोजगार चाहने वाले लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों सैन के नीचे या रैंडम शहरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहरों में निजी रैंडम शहरों में रहते थे। बहुत सारे गरीब कानून विभाग द्वारा निर्मित अस्थायी बसेरों में रुकते थे। मौसमी उद्योगों से मजदूरों के बीच बीच खाली बैठना पड़ता था। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई कताई मशीन, जिसमें कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घट गई। इस मशीन में एक ही पहिया घुमाने पर एक मजदूर सारी कलियों को घुमा देता था। एक साथ में इतने सारे धागे बनने लगे। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। भारतीय कपड़े का युग। मशीनों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशमी और सूती वस्त्रों का दबदबा रहता था। आर्मीनियन और फारसी 6 सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत आते थे और भारत के बने हुए महीन कपड़ों की खान को ऊँट पर लाद कर रेगिस्तान से पार ले जाते थे। सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी देशों और लाल सागर से जुड़ा हुआ था। मछलीपट्टनम और हुगली बंदरगाह से भी भारत दक्षिण पूर्वी एशिया का व्यापार करता था। 1750 के बाद यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी और उन्होंने स्थानीय दरबारों में कई तरह के रियायतें और व्यापार पर इजारेदारी का अधिकार ले रखा था। हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गई व गुप्त और उनका निर्यात घटने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय बुनकर। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीति का सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार चाहती थी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा खत्म करने, कीमतों और पर अंकुश रखने के लिए रेशम से बनी हुई चीज़ों का नियमित आपूर्ति में सुनिश्चित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई प्रयास किए। जैसे प्रथम, कंपनी ने कपड़ा व्यापार को सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने, बुनकरों को पर निगरानी रखने व माल को इकट्ठा करने में कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्त कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ व्यापार करने पर पाबंदी लगा दी। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा देती थी और कर्जा लेने वाले बुनकर को अपना कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। भारत में मैनचेस्टर आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अक्सर हेनरी टूलो ने कहा कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में भारत का कपड़ा निर्यात घटकर मात्र 3% रह गया। इसके कई कारण थे। ब्रिटेन में आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूलना, ताकि मैनचेस्टर का कपड़ा ब्रिटेन में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बिक सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैनचेस्टर के वस्त्रों को भारतीय बाजारों में बेचने का प्रयास शुरू किया। मैनचेस्टर और भारतीय बुनकर। स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से आयातित वस्त्रों का भरमार थी। मशीनों से बनने वाले कपड़ों इतने सस्ते थे कि भारतीय बुनकरों उनका मुकाबला नहीं कर सके और ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। अमेरिका में गृह युद्ध के कारण मैनचेस्टर के उद्योगों में कपास मिलना बंद हो गया, तो ब्रिटेन ने भारत से कच्चा माल मांगने लगा और भारत से कपास के निर्यात से कपास की कीमतें बढ़ गई। अतः भारतीय बुनकरों ने महंगी कपास खरीदनी पड़ती थी। भारत में कारखानों का आना। भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में मुंबई में लगी। पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में लगी। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 में कानपुर में खुली। 1874 में पहली बार मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। प्रारंभिक उद्यमी। द्वारकानाथ टैगोर बंगाल, डीनसो पेटिट मुंबई, जी नवारजी नसरवानजी टाटा, सेठ हुकमचंद, जीडी बिड़ला। जौबर उद्योगपति का पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जो मजदूरों को भर्ती का कार्य करता था, वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में काम का भरोसा दिलाता था और मुसीबत में पैसों की मदद करता था। फ्लाई शटल, ये रस्सी से पुलियों को चलने वाला
एक यांत्रिक औजार है जो बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उपभोक्ता पैदा करने का प्रयास। नए उपभोक्ता पैदा करने का प्रयास। औद्योगिक क्रांति से बाजार में नई-नई चीज़ें बनने लगी और उद्योगपतियों ने नए-नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए नई तरीके अपनाए। विज्ञापन। नए उपभोक्ता को पैदा करने के लिए एक तरीका विज्ञापन है जो लोगों की सोच बदल देता है। विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी बना देता है और नई ज़रूरतें पैदा कर देता है। अखबारों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न और हार्डिंग्स दीवारों पर सब जगह विज्ञापन छापे गए। लेबल। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े पर कपड़े के बगल में लेबल लगाना शुरू कर दिया। लेबल से खरीदारों की कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी, अर्थात लेबल की गुणवत्ता का प्रतीक था। जब किसी लेबल पर मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदार आसानी से खरीद लेता था। कैलेंडर। 19वीं सदी के आखिर में उद्योगपति अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर में छपाने लगे और क्योंकि विज्ञापन केवल पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, जबकि कैलेंडर अनपढ़ लोग भी समझ लेते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों, घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। लोग साल भर इन कैलेंडरों पर लगे विज्ञापनों को देखते थे। देवी देवताओं की तस्वीर। उद्योगपति अपने उत्पादों को बेचने के लिए विज्ञापन, लेबल और कैलेंडरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें छापते थे। ये तस्वीरें भारतीय लोगों की जानी पहचानी होने के कारण वह भरोसे का प्रतीक थी और लोगों को आकर्षित करती थी। देवी देवताओं के साथ साथ कई तरह के सम्राटों, नवाबों, नायकों की तस्वीरें भी विज्ञापनों में खूब इस्तेमाल होती थी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को भी करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।